अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट? सबसे मुश्किल चैप्टर है आपका जो इस सिलेबस के अंदर मौजूद है। मेरे तनाजुर से हर बंदे के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ मुख्तलिफ होती हैं। मेरे हिसाब से इसको समझना भी मुश्किल है और थोड़ा समझाना भी डिफ़िकल्ट है। लेट्स से शुरू करते हैं इसको। पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बड़े आराम से गुजर जाती है, लेकिन ओपेक मटेरियल से नहीं गुजर जाती। और क्या होती है, या तो अब्जॉर्ब हो जाती है या क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़ का पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट, इसको पढ़ते हैं, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। लाइट जो है वो जो डिफरेंट हमने एक बात तो क्लियर है ना, गुजरेगी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही। तो जो हम डिस्कस करेंगे किसको करेंगे, ट्रांसपेरेंट को डिस्कस करेंगे। ओपेक को तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ से लाइट ने गुजरना ही नहीं है। तो इसीलिए क्या हम किसको डिस्कस करेंगे, ओनली ट्रांसपेरेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या है कि जब लाइट एक मीडिया से दूसरी मीडिया के अंदर जाती है, मीडिया से मुराद ये है एयर है, वाटर है, ठीक है, ये दोनों क्या चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। अब जब स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ के अंदर स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर तो पार्टिकल्स स्प्लिट हैं, अगर पार्टिकल्स क्या हैं, स्प्लिट हैं, दूर दूर हैं, तो स्पीड क्या होगी उसकी, तेज़ होगी। और अगर पार्टिकल, और उसे कहते हैं रेयर मीडियम, उसे क्या कहते हैं, रेयर मीडियम। और पार्टिकल्स अगर नज़दीक हैं, पार्टिकल अगर नज़दीक हैं तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसे कहते हैं डेंस मीडिया। क्या कहते हैं, डेंस मीडिया या डेंस मीडियम। एयर क्या है, रेयर मीडियम है। जो वाटर क्या है बेटा, डेंस मीडियम है। तो वाटर के अंदर पानी की स्पीड, पानी के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। एयर के अंदर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैक्यूम में और एयर दोनों में जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। पानी में कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। देखते हैं जी अब, the medium in which light travels fast is called rare medium and the medium in which light travels slow is called denser medium. Air is rarer than water and water is rarer than glass. Light travels fastest in the vacuum. सबसे तेज़ किस में जाती है, वैक्यूम में। वैक्यूम के बाद किसका नंबर है, एयर का। एयर के बाद किसका नंबर है, वाटर का। वाटर के बाद किसका नंबर है, ग्लास का। अब अगर इसको आप देखें, चलें अगले उसको पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं रेस के ऊपर हैं। मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई बेहतर चीज़ मौजूद है तो मैं आपको दिखा सकूँ। ये नहीं जी, नो, दिस वन, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा अजीब सा नज़र आएगा क्योंकि ऊपर से कटी हुई वीडियो के अंदर नज़र आएगी। लेकिन यह है कि यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी क्या है, पिक्चर क्या है, क्लियर है। पिक्चर क्या है, क्लियर है। जो रे आ रही है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसी, और ये जो बीच में एंगल बनता है इंसिडेंट रे और जहाँ से जो परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। उसे क्या बनते हैं, नॉर्मल। ये जो सेंटर लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे से क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्शन है। अब ये ज़रा थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। देखिए यहाँ से एयर में आ रही है लाइट, क्या आ रही है। अब यहाँ डेंसर मीडियम है तो लाइट क्या है बेटा, किधर करेगी, ये बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। लेट्स सी, थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये बेंड कैसे होगी बेटा। हमारे पास ये जो सेंटर पॉइंट है, लेट से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चले ठीक है, नज़र आ गया। ये क्या चीज़ हम किसको जाहिर कर रहे हैं, नॉर्मल को जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नॉर्मल को जाहिर कर रहे हैं। अगर ये लाइट सीधी ही जाती तो क्या होता, ऐसे चली जाती है ना, ऐसी बात। तो ये बेंड हुई है और किधर को बेंड हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इससे आपने क्या सीखा कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, किसमें, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी। और किधर को बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आगे देखते हैं जी, अगर हमें कहीं और दिखा सकें।
अब ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है जी, एयर है। ये क्या है, एयर है। अगर ये सीधी ही जाती तो बेटा इसने किधर जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन ये क्या है, ये नॉर्मल है, तो डेंसर मीडियम में क्या है, बेंड हुई है, और किस तरफ को बेंड हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ये पानी से निकलती, क्या निकलती बेटा, ये लेट से कि ये हमारे पास नॉर्मल है और यहाँ से जा रही है। अब अगर ये सीधी जाती तो किधर जाती, सीधा ही जाती, लेकिन ये क्या होगी, ऐसे बेंड होगी। क्या होगी, ऐसे बेंड होगी। अब किधर को बेंड हुई है, फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, दूर को, डेंसर से रेयर में जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज़ ज़रा ध्यान में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ और हो तो दिखा सकूं। ओके, अब बाकी इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर जो कि हमारे काम का हो। ये चीज़ें हम अब इधर देख लेते हैं, उम्मीद है कि बातें अब थोड़ी सी आपको समझ आ जाएंगी। नंबर एक, इंसिडेंट रे क्या है, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स अ सरफेस। वो लाइट की रे जो कि किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, द लाइट रे दैट बेंड्स इन द सेकेंड मीडियम। लाइट की वो रे जो कि बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में जाके, उसे क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। जो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद नॉर्मल क्या है, एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन विच इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे। जो ये अगर हमारे पास लेट से के इसको देख लेते हैं, अब ये वाला पॉइंट है, क्या है, जहाँ पे के इस यहाँ पे इस टकराई है ना, इस पॉइंट के ऊपर लाइट रे कहाँ पे आके टकराई है, इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ से आगे बेंड हुई है, यहाँ से आगे क्या हुई है, बेंड हुई है, तो ये नॉर्मल है। जो परपेंडिकुलर खींचा गया है किस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे लाइट आके हिट करती है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। क्या है, ये वाला जो एंगल है इसको आई से जाहिर किया जाता है। किससे जाहिर किया जाता है बेटा, आई से जाहिर किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स सी, एन एंगल विच इज रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टिंग एंगल जो इंसिडेंट रे बनाती है वो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाहिर किया जाता है आई से, रिफ्रैक्टेड एंगल को जाहिर किया जाता है किसके साथ, आर के साथ। नेक्स्ट क्या है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसमें बात हो चुकी है अच्छे से। When light enters from one medium to the another, it bends slightly from its original path. तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। रिफ्रैक्शन क्यों होती है, when light enters from the rare medium to denser medium, it bends towards normal, and if it enters from denser medium to rare medium, it bends away from the normal, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जी ज़्यादा, अच्छा जी, in first case the angle of refraction is smaller than the angle of incidence, while in second case the angle of refraction is greater than the angle of incidence। जब टुवर्ड्स बैंड होती है, जब किधर बैंड होती है, टुवर्ड्स, किस में बैंड होती है, टुवर्ड्स। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर होती है, टुवर्ड्स बैंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब अगर मैं ये दिखा सकूँ आपको, इधर देखें, अब यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रही है बेटा लाइट रे, ठीक है, कौन सा मीडियम है, वाटर है, कौन सा मीडियम है, डेंसर है, और किस में जा रही है, ये रेयर में जा रही है, किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। अगर पहले देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, एंगल बिल्कुल थोड़ा सा था, एंगल बिल्कुल क्या था, मामूली सा था, और यहाँ पे एंगल कितना है, बढ़ गया है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे देखें कितना बड़ा एंगल बन गया है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये हो कहाँ से हो, ऊपर से नीचे है, एयर से वाटर में है, एयर से वाटर में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर वाटर से एयर में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन
जब आएगा एयर से, किससे आएगी, एयर से रे आएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टुवर्ड्स होगी। जब टुवर्ड्स होगी तो रिफ्रैक्टिव एंगल कम होगा, जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ आई नहीं आई, आगे चलें। साइंस, if the incident ray falls normally to the surface of the glass slab, then there is no bending of ray of light and it goes straight। कि अगर ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे आती है कोई चीज़, किससे एंगल पे आती है, तो फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल के ऊपर आ रही है। किसके ऊपर आ रही है, नॉर्मल के ऊपर आ रही है, नॉर्मल 90 पे ही होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये पेंसिल है, एक ग्लास में खड़ी की गई है, ग्लास आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, तो ग्लास हम यहाँ पे एक बना देते हैं, ठीक है, ये ग्लास बन गया, थोड़ा बहुत चलें, लेट सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेंसिल है, इधर से नज़र आ रही है, और फिर क्या है, ये देखें, अब बेसिकली क्योंकि लाइट है ना हमारी आंखों में नज़र आती है, तो तभी तो चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये बेसिकली इसने इधर को जाना है, किधर को जाना है, इधर को, लेकिन अब नॉर्मल किधर है, इस साइड पे है, ये बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और हमें क्या नज़र आती है, थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। क्या नज़र आती है, चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर इनटू द इट्स स्पीड स्लो डाउन एंड retracts. The example of this effect can be observed if a pencil is immersed in a glass of water, it looks bent where it enters the water. Similarly, when light enters from water into the air, its speed increases and it refracts. The example of this phenomena can be seen in a water tank where a brick at the bottom of the tank seem much closer than they actually really are। ठीक है, कि अगर आप टैंक में कोई अगर ईंट पड़ी है, टैंक में कोई ईंट पड़ी है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर है, क्या है, ऊपर है, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, वो काफ़ी नीचे होती है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। कब, जब आप किधर देखते हैं, वाटर में देखते हैं, लेकिन वाटर से बाहर देखते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो जो पेंसिल है वो आपको क्या नज़र आती है, टिल्टेड नज़र आती है। क्या नज़र आती है, टिल्टेड नज़र आती है, थोड़ी सी, बल्कि टिल्टेड नहीं, बल्कि क्या नज़र आती है, बेंड नज़र आती है। जब ये दोनों क्या है, किस चीज़ के नमूने हैं, रिफ्रैक्शन के, किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, रिफ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, द डेप्थ एट विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली लाइंग इन द वाटर इज कॉल्ड रियल डेप्थ। जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद होती है वो उसकी रियल डेप्थ कहलाती है, और जो हमें महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, उसकी अपैरेंट डेप्थ। उसे क्या कहते हैं, उसकी अपैरेंट डेप्थ। इसको ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा जी, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फॉलोइंग आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर 1, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सारे एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, ये सारे एक ही जगह के ऊपर मौजूद होते हैं। ये पहला कानून है, ये पहला कानून है। क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये याद रखना है, ये सवाल पेपर का हिस्सा हो सकता है। ये कौन सा कानून है, रिफ्रैक्शन का पहला कानून है। इसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, कौन सा लॉ, ये स्नेल्स लॉ। ये आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन सवाल पेपर में पूछा जा सकता है ये कौन सा लॉ है। हो सकता है किसी दूसरी बुक के ऊपर ये लॉ लिखा हो। इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है कि कौन सी रे, इंसिडेंट रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, और कौन सी चीज़ जनाब पहली, नॉर्मल, ये सारे कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। और रेशो है, जो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि जो रेशो है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट की किसी दूसरी मीडियम के साथ, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या मतलब कि आप कंपेयर करेंगे किसको, स्पीड ऑफ लाइट को एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर, किस चीज़ के साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो दूसरा मीडियम गिवन है, तो इनकी जो रेशो है हमेशा एक ही रहेगी। फ़र्ज़ करें हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ग्लास को कंपेयर कर रहे हैं और किसको, एयर को कंपेयर कर रहे हैं, तो जवाब आएगा हमेशा एक ही आएगा। आप जौन सा मर्जी ग्लास ले लें, आप जौन सा मर्जी ग्लास ले लें, होना ट्रांसपेरेंट चाहिए। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे किसको, स्पीड ऑफ लाइट को एयर में, किसके साथ, वाटर के साथ, तो जो जवाब आएगा वो भी क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स मौजूद हों।
यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, इसके अंदर नहीं है और इसमें देखते हैं। ये सिर्फ डिस्पर्शन के ऊपर है और शायद इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं, हाँ ये मौजूद है, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेसिकली उसका आंसर है कि क्या है जनाब अली, एयर का जो है ये है। अब एयर को किससे कंपेयर करेंगे आप, लाइट के उसके साथ वैक्यूम के साथ, किसके साथ, वैक्यूम के साथ। तो आंसर क्या आएगा 1.003। अब क्या है, आइस का क्या है 1.31 है जो आंसर आएगा, और वाटर का क्या है इंपॉर्टेंट है 1.33 है, क्या है 1.33 है, और क्राउन ग्लास का क्या है 1.52 है, और डायमंड का क्या है 2.42 है। कि ये सारे क्या हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये सारे कौन से मीडियम है बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें से लाइट पास हो जाएगी, लेकिन लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब वाटर में स्पीड कितनी कम होती है, 1 to 1.33, 1 to 1.33। इसका मतलब है कि अगर वैक्यूम में और एयर में उसकी स्पीड 1.33 है तो वाटर में कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन जो उसके बाद क्या है, आइस में कितनी है 1 to 1.31 है। अगर वहाँ पे 1.31 है वैक्यूम में और एयर में, तो जनाब अली आइस में इसकी स्पीड कितनी होगी, 1 होगी। बात समझ लग रही है, नहीं लग रही। ये बेसिकली फार्मूला है जहाँ पे, अब इस फार्मूले की समझ आई है कि नहीं आई, कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा। आंसर क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। जब भी आप इसको वाटर के साथ इस चीज़ को लगाएंगे कि जहाँ पे जनाब अली आप लिखें स्पीड ऑफ लाइट किसकी बेटा, एयर में वैक्यूम में, और उसको डिवाइड किस पे करें, स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1.33 आएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी। लेट्स सी, ये वाली चीज़, ये दोनों कानून क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। क्या है, सबसे पहले हमने कहा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। नेक्स्ट है, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन है बिटवीन द टू मीडियम्स, इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपको नीचे गिवन है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइंस द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, ये बताता है कि जो लाइट है वो कितनी बेंड होगी, लाइट है वो कितनी बेंड होगी जब उस मीडियम के अंदर जाएगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइंस द डिग्री टू विच अ मीडियम कैन बेंड द लाइट। लेट अस टेक अ ग्लास। अब हमें एक मतलब है कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है। अब 3 × 10⁸ ये किसके अंदर है जनाब अली, एयर के अंदर है। इसकी पावर क्या है, एयर के अंदर है। एयर में और वैक्यूम में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तकरीबन ये सेम ही होती हैं, तकरीबन ये सेम ही होते हैं। तो 3 × 10⁸, जबकि वाटर में क्या है 2 × 10⁸। 2 × 10⁸ क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। जवाब निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, 10⁸ कैंसिल होगी 10⁸ के साथ, 3 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो n = 1.5, n = 1.5। ये दूसरी चीज़ क्या ली गई है, ग्लास लिया गया है। क्या लिया गया है, कॉमन ग्लास लिया गया है, जिसका क्या हमें बताया गया है कि जनाब अली जो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 2 × 10⁸ है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऊपर रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और दूसरी रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और उनको आपस में कर देंगे डिवाइड। पावर कट जाएगी पावर के साथ, पीछे जो नंबर है आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जवाब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ आ गई नहीं आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल देखिए, अब ये जो वाटर है इसके अंदर 42 डिग्री होती है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल है क्या चीज़, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखाता हूँ। हर चीज़ एक ही जगह से नहीं दिखाई जा सकती। देखें, हमने देखा कि जब
एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है कहाँ से, डेंसर मीडियम में, और मूवमेंट कहाँ है, डेंसर से रेयर की तरफ है। किसकी तरफ है, डेंसर से किसकी तरफ है, रेयर की तरफ है। तो जब जहाँ पे एंगल बढ़ रहा है तो क्या इधर एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जब इंसिडेंस रे का एंगल बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, यहाँ तक कि एक ख़ास एंगल के ऊपर आके ये 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा। कितने पे पहुँच जाएगा, ये कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, 90 डिग्री एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर के जो रे होती है रिफ्रैक्ट होती है कितने पे, 90 डिग्री पे, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये याद रखना है। वो एंगल जिसके ऊपर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो सकती है 90 डिग्री की, कितनी हो सकती है, 90 डिग्री की रिफ्रैक्शन होती है, उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। हर चीज़ का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट है। वाटर का 42 डिग्री है, वाटर का कितना है, 42 डिग्री है। मतलब अगर आप 42 डिग्री के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, कितना, 42 डिग्री वाटर में, तो जो बाहर रे रिफ्रैक्ट होगी वो कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी, 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। इसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। पढ़ लेते हैं। As you have learned earlier that whenever light enters from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal. In such a case, the angle of refraction is greater than the angle of incidence. If the angle of incidence increases, then the angle of refraction also increases, until a stage reaches when for a certain angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. This is the stage of maximum refraction. The angle of incidence for which the corresponding angle of refraction is 90 degree is called critical angle. ये maximum angle of refraction है, ये maximum angle of refraction है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है दैट इज रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें तो लाइट वापस चली जाती है, उसी से टकरा के वापस चली जाती है, दैट इज फॉर ओपेक मटेरियल, दैट इज फॉर ओपेक मटेरियल, उसी में टकरा के वापस जाती है। ये तो है, हम किसकी बात करें, ट्रांसपेरेंट मीडिया की बात करें, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा जी, द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 49 डिग्री एंड फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। जो ग्लास है उसका एंगल कितना है, 42 डिग्री है, और वाटर का कितना है जी, 49 डिग्री है। ओके जी, तो क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर कितना है बेटा, 49 डिग्री, और ग्लास कितना है, 42 डिग्री। अब इसको मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स में यूज़ किया जाता है, टूल्स में यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अगर आप ख़ास किस्म का प्रिज्म ले लें, क्या ले लें, प्रिज्म ले लें, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्लास के लिए आप 42 से बड़ा कर दें, और क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। आगे एक और ग्लास रख, उसी तरह का प्रिज्म रख दें, वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आपको सीधी नज़र नहीं आती। आप नीचे बैठे हैं, आप किधर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं किसी मैरीन सबमरीन के अंदर, और आपको नज़र कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन के टूल्स हैं, इन्हीं को यूज़ किया जाता है, रिफ्रैक्शन के उसूलों को इस्तेमाल करके वो चीज़ देखी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, जो क्रिटिकल एंगल है, अगर उससे एंगल बढ़ गया, अगर उससे एंगल बढ़ गया तो बेंडिंग नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी, बल्कि लाइट क्या होगी, वापस इस तरह से जाके ऐसे उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नहीं, उसी में वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाहर जाएगी नहीं। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। वो जो लाइट रे होती है क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसके अंदर, उसी मीडियम के अंदर जहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मौजूद था, ठीक है। Whenever light enters from a denser medium to a rare medium, it refracts away from the normal. At the critical angle of denser medium, maximum refraction occurs. However, when the angle of incidence of light becomes greater than the critical angle, then no refraction of light occurs. Rather, the light reflects back in the same denser medium. Such a reflection of light in the same medium is called total internal reflection. Total internal reflection occur under the following condition. अब total internal reflection के लिए क्या होना चाहिए, नंबर एक कि जो इंसिडेंस रे है वो क्या हो, डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ हो, किधर हो, डेंसर मीडियम से रेयर की हो। लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द डेंसर मीडियम, ठीक है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। सेकेंड, जो लाइट रे है वो किधर हो, डेंसर मीडियम से किधर जाए, रेयर मीडियम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हम मैं इसको दिखा सकूं, अब ये देखें, इस पर तो सही नहीं, ये सही नज़र आ रहा है। अब देखें यहाँ पे वो बंदा मौजूद है जिसने यहाँ से कोई चीज़ देखनी है, वो किधर है, ये प्रिज्म से गुजार है। अब यहाँ पे है 45 डिग्री, ये एंगल क्या है 45 डिग्री। नाउ इट इज़ ग्रेटर देन व्हाट, क्रिटिकल एंगल, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना हमने पढ़ा 42। अब ये क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी किसके अंदर, उसी मीडियम के अंदर, और ये कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे अगेन इसने हिट किया कितने के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर, और जहाँ से ये चीज़ किधर आई है बेटा, इधर आ गई है। अब देखो ये आँख है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है, इसको देखना है। अगर आप इसको कहें तो यहाँ से आँख देख रही है, इसको हमने उल्टा ले लिया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे एरो गलत लगे हुए हैं, सही है। यहाँ से बंदे ने देखना है, क्या है, इधर से बंदे ने देखना है, या वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो दोनों में मतलब एक ही चीज़ है, इशू नहीं है। लेकिन क्या है, जो ये है, जो लाइट है वो कहाँ है, डेंसर मीडियम से जानी चाहिए, किधर से, डेंसर मीडियम से किसकी तरफ जाए, रेयर की तरफ जाए। तो यहाँ से इधर देखा गया बेटा, ठीक है, 45 डिग्री था, चीज़ फिर 45 में मूव किया है। और ये मतलब है कि आप देखें जिस तरफ से भी पकड़ लें, ये आँख एबल है कि इस ऑब्जेक्ट को देख सके। और कैसे देख रही है, यहाँ पे बीच में 2 प्रिज्म लगे हुए हैं। कौन से लगे हुए हैं, 2 प्रिज्म लगे हुए हैं, जिनको उर्दू में मंशूर कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन के ज़रिए। कौन सी रिफ्रैक्शन के ज़रिए, डबल रिफ्रैक्शन के ज़रिए। एक चीज़ जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, जिसको कि आप नहीं देख सकते, रिफ्रैक्शन के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए अब आप उसको देख पा रहे हैं, अब आप उसको देख पा रहे हैं। अब देखें ना, आँख तो किधर देख रही है, यहाँ इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट किधर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, अब आप उसको देख सकते हैं। व्यू आपका ब्लॉक है, लेकिन आप स्किल की मदद से उस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। बात समझ लगी नहीं लगी, इसको पढ़ लेते हैं अभी। हसन आप इसको जरा पढ़िएगा बेटा। A reflecting prism is made of transparent material glass which has 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. Each triangular surface has one angle of 90 degree and the other 2 angle of 45 degree. ठीक है जी। आगे बढ़े। The critical angle of glass is 42 when a light ray enters the prism. Perpendicularly, it meets the hypotenuse at angle 45 degree. As the angle of incidence is greater than the critical angle of glass, so the light may undergoes total internal reflection. The reflected ray strikes the other face of prism perpendicularly and thus come out unreflected from the prism. The phenomenon is used to this phenomena is used in several optical instruments. ठीक है, कई किस्म के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने के लिए। जो चीज़ डायरेक्टली आपकी आई साइट में नहीं है, ठीक है, उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन के इस उसूल का इस्तेमाल करते हैं कि जब 45 डिग्री से चीज़ क्या होगी बेटा, अगर एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। और अगला आप उसके अगर परपेंडिकुलर रख दें कहाँ, और वो उसको किस पे टकराए, 45 डिग्री पे टकराए, तो फिर क्या होगा, वो दोबारा क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके दिखा दी है, क्या समझ आई है, नहीं आई है इसकी, ठीक है। उसके बाद है पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप ये दिखाई गई है आपको, क्या दिखाया गया है, पेरिस्कोप को दिखाया गया है। अ पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर अबव द लेवल ऑफ द व्यूअर ऑन विच ही कैन नॉट सी डायरेक्टली। जो कि व्यूअर के जो उसकी साइट होती है उससे क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। अ सिंपल पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। इसके अंदर क्या होती है बेटा, एक सिंपल ट्यूब होती है विच हैज़ 2 रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स एट बोथ एंड्स, जिसके क्या होते हैं, दोनों एंडों पे क्या होते हैं,
प्रिज्म मौजूद होते हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन द लाइट रेज coming from the object strike the first prism, it sends the light ray towards the second prism through the process of total internal reflection. देखिए यहाँ पे आया, अगर ऑब्जेक्ट्स की तरफ से फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज इधर से लाइट आ रही है तो क्या पहले इधर टकराएगी और जहाँ से रिफ्रैक्ट होकर किधर जाएगी, सेकंड के ऊपर जाएगी, और वहाँ से किधर जाएगी, ये लाइट बाहर आ जाएगी जहाँ से कि आंख उस चीज़ को देख सकेगी. ठीक है, अच्छा जी. The second prism sends these light rays towards the viewer through the process of total internal reflection. Thus, the viewer is able to see the image of the object which cannot be seen directly. Periscopes are used in tanks or submarine. कहाँ पे देखते हैं आप, टैंक के अंदर यूज़ होते हैं और किस में, सबमरीन के अंदर इसका यूजेज होता है. नेक्स्ट है मिराज. क्या है मिराज? क्या है मिराज बेटा? धोखा है, इसको उर्दू में शराब कहते हैं. ये बहुत ज़्यादा जब हॉट वेदर होता है तो तब यूज़ होता है, और सहरा के अंदर, डेजर्ट के अंदर बंदे को ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की झील है. पानी की क्या है, झील है. या रोड के ऊपर भी शायद आपने कई दफ़ा देखा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि सामने रोड के ऊपर क्या खड़ा है, पानी खड़ा है. उसके अंदर क्या होता है कि नीचे रोड बहुत गर्म होता है, जो ऊपर वाली उसकी हवा होती है उसको क्या कर देता है बेटा, वो हीटअप कर देता है. अब हवा की ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, गर्म हो गई, लेकिन उससे ऊपर वाली जो हवा है, अब बेसिकली होता क्या है, ग्राउंड काफ़ी हार्ड होता है. ग्राउंड क्या होता है या डेजर्ट क्या होता है, हार्ड होता है. तो अब जो एयर उसके बिल्कुल ऊपर मौजूद है, ग्राउंड के साथ साथ मौजूद है, उसको भी वो क्या कर देगा, हीटअप कर देगा, नहीं कर देगा. लेकिन उस हीटेड एयर से ऊपर जो हवा मौजूद है वो कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ी सी ठंडी है, कूल है. अब क्या होगा, जब कूल एयर से एयर किस में गुजरेगी, हॉट एयर में आएगी, तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी. क्या करेगी, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगी. और हमें ये चीज़ महसूस होती है कि जनाब अली जो ग्राउंड है उसके ऊपर क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, हालांकि होता नहीं है. ये आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा है. इसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं. क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. अब इसको पढ़ लेते हैं जी. अ मिराज इज अ नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच वी सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन रोड एंड डेजर्ट ड्यूरिंग हॉट समर डेज ड्यू टू द हॉट इंटरनल रिफ्रैक्शन. अच्छा, रिफ्लेक्शन इसके अंदर क्या है जी, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन. अच्छा जी, जिसके अंदर क्या है कि जो हम ऑब्जेक्ट होते हैं उनका उल्टा अक्स हमें नीचे नज़र आता है, उल्टा अक्स हमें नीचे नज़र आता है. अब आगे देखते हैं. मिराज हैपन्स व्हेन द ग्राउंड इज़ वेरी हॉट एंड द एयर इज कूल. इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम द सैंड बिकम्स हॉट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. द हॉट ग्राउंड वार्म्स अ लेयर ऑफ एयर जस्ट अबव द ग्राउंड. व्हेन द लाइट मूव्स through the cold air into the layer of hot air, it is refracted. When these rays enter the eye of the traveler, the inverted image of the tree is seen and the sand appears like a lake or pond of water. However, this phenomena is only an optical illusion. ये सिर्फ आंखों का धोखा ही होता है. बात समझ लगी, नहीं लगे? आगे चलें. नेक्स्ट क्या है, फिश आई व्यू. नेक्स्ट क्या है, फिश आई व्यू. You know that when light passes from water, denser medium to air, rare medium, it bends away from the normal. When the angle of incidence becomes greater than 48.6 डिग्री, यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्या है 48.6 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर. द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर. ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अ फिश और अ डाइवर इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द साइड्स एंड बॉटम ऑफ अ पाउंड. तो फिश आई व्यू क्या है, फिश आई व्यू क्या है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है. जब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर होती है, क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर होती है जब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है कितना होता है, मोर देन 48 डिग्री. मोर देन 48 डिग्री मतलब 49 डिग्री जब हो जाता है तो क्या होता है, अ फिश और डाइवर, जो फिश है या जो डाइवर है वो इज़ एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द साइड्स एंड बॉटम ऑफ अ पाउंड. अगर कोई बंदा दरिया के किनारे पे खड़ा है, दरिया के किनारे पे खड़ा है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है, उसको देख सकता है, या बॉटम के अंदर भी उसको चीज़ें नज़र आती हैं. देखें, अगर इंटरनल अगर होगा क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, 90 डिग्री के ऊपर बेंड होके जाएगी, तो क्या होगा, जो किनारे के ऊपर बंदे मौजूद हैं उनको वो चीज़ देख सकती है. पानी के अंदर से देख सकती है, पानी के अंदर से देख सकती है. हो सकता है ऊपर को देख रही हो, लेकिन उसको चीज़ें कहाँ से नज़र आएंगी, साइड वाली नज़र आएंगी. और इसी तरह से अगर एंगल बन गया 48 डिग्री से ज़्यादा, अगर एंगल बन गया 48 डिग्री से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी, और वो जो लाइट है किधर को जाएगी, नीचे को जाएगी, तो उसको बॉटम वाली चीज़ें भी नज़र आएंगी. ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो साइड वाली चीज़ें, और अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी तो कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी, जो बॉटम में पड़ी हुई हैं, क्योंकि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटल की टोटल.
अच्छा, इसने वो बात आगे वही पे लिखी हुई है कि रिफ्रैक्शन की वजह से उसको बाहर वाली चीज़ें नज़र आएंगी और टोटल इंटरनल अगर रिफ्रैक्शन होगी तो नीचे वाली चीज़ें वो देख सकेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्स क्या होता है, जो वाइट लाइट है बेसिकली 7 रंगों का मजमूआ है। किसका मजमूआ है, 7 रंगों का मजमूआ है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो ये हैं 7 कलर हैं और जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो RGB होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू सारे रंग इन्हीं रंगों से मिलके बनते हैं, सारे रंग इन्हीं रंगों से मिलके बनते हैं। अब ये याद रख लीजिएगा, येलो मेन कलर्स में शामिल नहीं है, पिंक मेन कलर्स में शामिल नहीं है, और जो 2 रंग शामिल हैं और नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं वो कौन से हैं, इंडिगो और वायलेट। इंडिगो और वायलेट, जबकि बाकी क्या है, येलो है, सॉरी येलो मैंने गलती से बोल दिया, येलो बोला था मैंने, येलो शायद मैंने बोला नहीं बोला, बहरहाल एनीहो येलो इसमें शामिल है। क्या जी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 है मेन कलर, और फिर जो बाकी 2 कलर 4 कलर कौन से हैं, येलो, ऑरेंज, इंडिगो और वायलेट। ये इन्हीं कलर्स को मिक्स करके हम बना सकते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो, जब हमारे पास हाइलाइटर होते हैं और इस्तेमाल करना हो और एक कलर ना हो और बाकी कलर ये 3 मौजूद हों तो मिक्स करके हम इनमें से कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या जी, डू यू नो दैट द सन लाइट इज़ कॉल्ड द वाइट लाइट एंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज़ पास थ्रू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, जब ये ट्राइंगुलर प्रिज्म से गुजारी जाती है, इसको मंशूर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मंशूर भी बोलते हैं। इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स, ये 7 रंगों के अंदर क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, कि ये जो फिनोमिना है कि वाइट लाइट को तकसीम कर देना उसके 7 कंपोनेंट्स के अंदर क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो 7 कलर ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उन्हें क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उसके बाद है द 7 कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी डिनोटेड बाय, अब जो भी आप इसको पढ़ लें, VIBGYOR, ठीक है। नेक्स्ट है रेनबो फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, रेनबो फॉर्मेशन। अब यहाँ से एक और चीज़ भी है, ये वाइट लाइट आ रही है ऐसे ही है, और जहाँ से अगर ये नॉर्मल जाती तो किधर को जाती, इधर को चली जाती। अब ये क्या हुई है, बैंड हुई है, ग्लास से निकली है तो क्या हुई है, बैंड हुई है। यहाँ से एक और चीज़ भी है, सबसे जो कम लाइट बैंड होती है वो कौन सी होती है, रेड है। सबसे कम लाइट जो बैंड होती है वो कौन सी है, रेड है। और जो सबसे ज़्यादा लाइट बैंड होती है वो क्या है, वायलेट है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये तस्वीर ध्यान के अंदर रखिएगा, ये सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। ये बाकी बुक्स के अंदर तो ये चीज़ गिवन है, इसके अंदर ये गिवन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और किसी दूसरी बुक में मौजूद है वो मैं वर्बली आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, इसलिए इसका ख्याल रखा करें। उसके बाद क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर इन द फॉर्म ऑफ अ रेनबो। द 7 कलर्ड रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई जस्ट आफ्टर रेन। बारिश के फ़ौरन बाद होती है और जब सूरज भी निकला हो, और सूरज भी निकला हो। और हमारे इलाके में जो रेनबो फार्मेशन है यूजुअली कब नज़र आती है, असर के टाइम पे। कब, असर के टाइम पे, जब सूरज बिल्कुल एक साइड पे होता है और हमारे सर के ऊपर जो आसमान है वो क्या है बेटा, बादल हो, बारिश होती है। तो आप देखें सूरज बिल्कुल एक साइड पे है, बादल दूसरी साइड पे हैं। अब क्या है, उस साइड से जब लाइट हिट होती है किसके ऊपर, बारिश के कतरों के ऊपर, किसके ऊपर, बारिश के कतरों के ऊपर, तो वो प्रिज्म का काम करते हैं। जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो किसका काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं, और उस लाइट को स्प्लिट कर देते हैं किसके अंदर, 7 कलर्स के अंदर। अच्छा जी, द रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी रेन ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एयर विच एक्ट लाइक मैनी स्मॉल प्रिज्म्स। रेड कलर appearing on the upper side of the rainbow and violet on the lower side of the rainbow. The formation of rainbow in the sky shows that white light consists of a mixture of 7 visible colors. Colors of light. Primary colors of light कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB।
क्या है RGB, ये मतलब है जो भी रंग है इन्हीं से मिलकर बनेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। द कलर दैट कैन बी यूज टू मेक एनी अदर कलर आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट और बेसिक कलर ऑफ लाइट, और द अदर कलर्स कैन बी obtained बाई मिक्सिंग दीज थ्री कलर्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। उसके बाद क्या है सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट कौन से होते हैं, वो कलर्स जो कि हम इन कलर्स की मदद से बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं सेकेंडरी कलर्स। अब जो भी कलर होगा आप जौन सा भी ले लें इन तीन के अलावा, वो कौन सा कलर होगा बेटा, सेकेंडरी कलर कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेंशन है वो कौन से हैं, मैजेंटा, पीकॉक ब्लू, सियान एंड येलो आर सेकेंडरी कलर्स ऑफ दीज कंपोजिट सेकेंडरी और कंपोजिट कलर। दूसरा इसका नाम सेकेंडरी कलर्स का क्या है, कंपोजिट कलर्स। कंपोजिट वो चीज़ होती है जो एक चीज़ उससे ज़्यादा चीज़ से मिलके बनती है। नेक्स्ट क्या है, ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको दिखाया गया है कि इन्हीं की मदद से मुख्तलिफ रंग हासिल किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूटन कलर डिस्क, ये 7 कलर्स, इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं 7 रंग के, ठीक है। न्यूटन डिस्क इज़ द डिवाइस विच इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ईच ऑफ विच हैज़ द रेनबो कलर। ये 7 रंगों पर मुश्तमिल एक डिस्क है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखें आपको जो चीज़ नज़र आती है वो क्या है, जो कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो आपको नज़र आता है, जो वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कलर वो आपको नज़र नहीं आते। अगर कोई चीज़ ग्रीन नज़र आ रही है तो उसका क्या मतलब है कि वो चीज़ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारे कलर्स को क्या कर रही है, ऑब्जॉर्व कर रही है। और अगर वाइट कलर नज़र आता है इसका मतलब है जितने भी रंग है सबको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, सबको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। और अगर ब्लैक नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, सारे कलर्स क्या किए जा रहे हैं, ऑब्जॉर्व किए जा रहे हैं। ये सारा इसके अंदर यही कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट और देखते हैं जी, बस देखें या ख़त्म करें इसको। ओके देख लेते हैं या चलें बस करते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे कंक्लूड होता है। दैट वाज इट अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स। इसके अंदर सिर्फ डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं थी बल्कि इसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें भी मौजूद थी। हर चैप्टर में यही होता है, नाम तो कुछ भी होता है लेकिन बेसिकली बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। इसमें हमने रिफ्रैक्शन का पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ा, डिस्पर्शन का पढ़ा, ठीक है। और फिर प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स के बारे में भी हमने बात की। तो आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे MCQs में इसको देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।